बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की तालीमी पहचान है। इस इदारे में 1600 तलबा और तालबात मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों की तरबियत ले रहे हैं। ये इदारा नौजवानों को सिर्फ तलब की जदीद तालीम नहीं दे रहा, बल्कि ये इनकी फ़िक्री और नज़रियाती परवरिश भी कर रहा है। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल 10, 11 और 12 अगस्त को कायदे-ए-आज़म कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करती है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात पानी पाकिस्तान की ज़ात और शख्सियत के नरम और दिल को छू जाने वाले गोशों पर इजहार ख्याल करती है। ये तकरीब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बाकी तकरीबात के लिहाज से एक यादगार और पुरअसर होती है। बड़ी शख्सियत की अज़मत का अंदाज़ा इनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात से होता है। अगर हम कायदे-ए-आज़म की ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात का जायज़ा लें, तो वो अपने ओहद के तमाम अकाबरीन से बुलंद नज़र आते हैं। मसलन आप क़यामत पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों को लें। पाकिस्तान की पहली काबीना का अजलास था। एडीसी लेफ्टिनेंट गुल हसन ने पूछा, सर अजलास में चाय सर्व की जाए या काफ़ी? कायद-ए-आज़म ने चौंक कर सर उठाया और सख्त लहजे में फरमाया, जिस वज़ीर ने चाय काफ़ी पीनी हो वो घर से पी कर आए या फिर वापस घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़ीरों के लिए नहीं। इस हुक्म के बाद जब तक कायद-ए-आज़म बरसरे इक़्तिदार रहे, काबीना के इजलासों में सादा पानी के सिवा कुछ सर्व नहीं किया गया। कायद-ए-आज़म के दौर में गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 का सामान खरीदा गया। आपने हिसाब मंगवा लिया। कुछ चीज़ें मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने मंगवाई थीं। हुक्म दिया, ये पैसे इनके अकाउंट से काटे जाएं। 2-3 चीज़ें इनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए थीं। ये पैसे मेरे अकाउंट से ले लिए जाएं। बाकी चीज़ें गवर्नर जनरल हाउस के लिए थीं। फरमाया, ठीक है, ये रकम सरकारी खजाने से अदा कर दी जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए। 1947 में बरतानवी शाह का भाई डेविड ऑफ ग्लौसिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था। बरतानवी सफ़ीर ने दरख्वास्त की, आप इसे एयरपोर्ट पर खुशामदीद कह दें। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो फिर ब्रिटिश किंग को भी इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आना पड़ेगा। एक रोज़ एडीसी ने एक विजिटिंग कार्ड सामने रखा। आपने कार्ड फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया, उसे कहो आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। ये शख्स आपका भाई था और इसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने अपने कार्ड पर नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखवा दिया था। ये कायद-ए-आज़म की बीमारी के दिन थे। आप ज़ियारत में मुकीम थे। ज़ियारत में सर्दी पड़ रही थी। कर्नल इलाही बख्श ने नए मोज़े पेश कर दिए। देखे तो बहुत पसंद फरमाए। रेट पूछा, बताया 2 रुपये। घबरा कर बोले, कर्नल ये तो बहुत महंगे हैं। अर्ज़ किया, सर ये आपके अकाउंट से खरीदे गए हैं। फरमाया, मेरा अकाउंट भी कौम की अमानत है। एक गरीब मुल्क के सरबराह को इतना अयाश नहीं होना चाहिए। मोज़े लपेटे और कर्नल इलाही बख्श को वापस करने का हुक्म दे दिया। ज़ियारत ही में एक नर्स की खिदमत से मुतासिर हुए और इससे पूछा, बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नर्स ने अर्ज़ किया, सर मैं पंजाब से हूँ। मेरा सारा ख़ानदान पंजाब में है। मैं अकेली कोयटा में नौकरी कर रही हूँ। आप मेरी ट्रांसफ़र पंजाब करा दें। उदास लहजे में जवाब दिया, सॉरी बेटी, ये महकमा सेहत का काम है, गवर्नर जनरल का नहीं। आपने अपने त्यारे में राइटिंग टेबल लगवाने का आर्डर दे दिया। फाइल वजारत खजाना पहुंची तो खजाने के एक डिप्टी सेक्रेटरी ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन ये नोट लिख दिया, गवर्नर जनरल इस किस्म के अहकामात से पहले वजारत खजाना से इजाज़त के पाबंद हैं। आपका मालूम हुआ तो वजारत खजाना से तहरीरी माजरत की और अपना हुक्म मनसूख कर दिया। और रहा फाटक वाला किस्सा, तो कौन नहीं जानता। गुल हसन ने आपकी गाड़ी गुजारने के लिए मलेर रेलवे का फाटक खोल दिया था। आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फाटक बंद कराने का हुक्म दिया और फरमाया, अगर मैं ही कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे और ये इनका पाकिस्तान था। लेकिन फिर हमने तरक्की करना शुरू कर दी और हमने पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया जहां फाटक तो रहे, एक तरफ हमारे मुल्क में सरबराह मुमलिकत के आने से 1 घंटा पहले सड़कों के तमाम सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दी जाती है और जब तक शाही सवारी नहीं गुजरती उस वक्त तक ट्रैफिक खुलती है और ना ही इशारे। आज हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की इजाज़त के बगैर जहांगीर तरीन को इलेक्शन हराने के लिए लोधरा जैसे शहरों के लिए 2-2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर देते हैं, जिसमें सदर और वज़ीर आज़म के अहकामात पर सैकड़ों हज़ारों लोग भर्ती कर लिए जाते हैं। उतने ही लोगों के तबादले होते हैं, इतने लोग नौकरियों से निकाले जाते हैं और इतने लोगों को ज़ाब्ते और कानून तोड़कर तरक्की दे दी जाती है। जिसमें मौजे तो रहे एक तरफ, बच्चों के पोतड़े तक सरकारी खजाने से खरीदे जाते हैं। जिसमें आज ऐवान सदर का बजट
95 करोड़ और वज़ीर आज़म हाउस का बजट 91 करोड़ रुपए है, जिसमें ईवान इक़्तिदार में अमलन भाइयों, भतीजों, भांजों, बहनों, बहनोइयों और खावंदों का राज रहा, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस से सेक्रेटरियों को फ़ोन किया जाता था और कहा जाता था, मैं साहब का बहनोई बोल रहा हूँ, जिसमें अमेरिका के नायब वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पूरी हुकूमत एयरपोर्ट पर खड़ी दिखाई देती थी, और जिसमें चाय और काफ़ी तो रही, एक तरफ काबीना के इजलास में पूरा लंच, पूरा डिनर सर्व किया जाता है, और जिसमें ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के किचन हर साल करोड़ों रुपए धुआं बना देते हैं। ये पाकिस्तान की वो तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसमें इस वक्त 25 करोड़ लोग रह रहे हैं। जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल हाउस से निकलते थे तो इनके साथ पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी होती थी। इस गाड़ी में सिर्फ एक इंस्पेक्टर होता था और वो भी गैर मुस्लिम था। और ये वो वक्त था जब गांधी कत्ल हो चुके थे और कायद-ए-आज़म की जान को सख्त खतरा था। कायद-ए-आज़म इस खतरे के बावजूद सिक्योरिटी के बगैर रोज़ खुली हवा में सैर करते थे। लेकिन आज के पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होने के बावजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों, माहिर सिक्योरिटी गार्ड्स और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज के बगैर 10 किलोमीटर का फासला तय नहीं करते, और जिसमें आज तमाम मेयर्स, वज़रा, अरकान असम्बली और कर्नल लेवल के अफसर सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकलते। अफसोस हम 75 बरस में इस मुल्क में मसावात राइज नहीं कर सके। क्या कौमों और मुल्कों की तरक्की को मापने के 3 दर्जे होते हैं? कुदरती वसाइल, तकनीकी वसाइल और इंसानी वसाइल। कुदरत ने हमें वसाइल से माला माल एक शानदार मुल्क दिया था। इसमें सहरा से लेकर पहाड़ और समंदर से लेकर मैदान तक दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हैं। टेक्नोलॉजिकल वसाइल में भी हम दुनिया से किसी लिहाज से पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मुल्क होने के बावजूद एटमी ताकत है और इसके साइंसदान खला तक को तस्खीर कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक इंसानी वसाइल का ताल्लुक है तो बदकिस्मती से हमने इस शोबे में कोई तरक्की नहीं की। पाकिस्तान में आज सियासत से लेकर सफारत तक और फ़िक्र से लेकर इखलाक तक तमाम इंसानी शोबे ज़वाल पजीर हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए, इखलाकी, सियासी और नज़रियाती लिहाज से 1948 का पाकिस्तान 1960 की नस्ल तक न पहुँचा, और 1960 की नस्ल ने 1980 और 1990 की नस्ल को 1960 से बदतरीन पाकिस्तान दिया, और 1990 की नस्ल 2007 और 2017 की नस्ल को इससे कहीं बुरा मुल्क देख कर जा रही है। मैं जब भी सोचता हूँ मैंने किसी न किसी दिन मरना है और मरने के बाद दुनिया का हिसाब देना है, तो सर शर्म से झुक जाता है, और मैं सोचता हूँ जब मुझसे पूछा जाएगा तुमने मुल्क का क्या हश्र किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा।